नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं NCERT क्लास 8। चैप्टर जो हमारा है वो होगा 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, ट्रिबल डिक्स एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है, तो आज देखेंगे कि जो आदिवासी लोग थे, ये इनका रहन सहन क्या था और ये कैसे रहते थे, इनकी जो दिनचर्या थी और इनका जो खाने पीने की चीज़ें होती थी और इनकी एक जो परंपरा रीति रिवाज थी, वो सब कैसे थी। तो उस चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि भारत में जो है बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते थे। भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते थे। अब ये आदिवासी कौन थे, अब ये भी जानना जरूरी है कि ये आदिवासी कौन थे, कहाँ आए, कहाँ से आए और क्या काम था, ये क्या करते थे, इनका रहन सहन क्या था। तो बात करते हैं कि आदिवासी कौन थे। ठीक है, उनका जीवन कैसा था, इनका जो जीवन काल था, ये अपने जीवन काल में क्या क्या करते थे। और आदिवासी जब अंग्रेज़ों का जब शासन हुआ तो आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस चीज़ से उनको गुजरना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हैं कि अंग्रेजी शासन और बाहरी लोगों दीकू उन पर क्या प्रभाव देखने को मिला। आदिवासी विद्रोह क्यों हुआ, जो आदिवासी लोग विद्रोह किए थे वो क्यों किए थे, क्या रीजन था, क्या कारण था जो आदिवासी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि आदिवासी कौन होते थे। आदिवासी कौन होते थे? आदिवासी वो लोग होते थे जो जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज क्षेत्रों में रहते थे। यानी कि आदिवासी जो लोग थे वो जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, ना कि एक जो आम नागरिक लोग होते थे उनके बीच में नहीं रहते थे। वो लोग जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में वो अपना जीवन यापन करते थे। उनका जो जीवन था वो प्रकृति पर निर्भर रहता था। ठीक है, उनका जो जीवन काल था वो प्रकृति पर निर्भर रहता था। जो एक प्रकृति की जो एक परंपरा थी, तो उसी के अनुसार वो लोग क्या करते थे, अपना खान पान, अपना दिनचर्या को उसी मार्गदर्शन में परिवर्तित करते रहते थे। ठीक, जो अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार रहते थे। ठीक है, वो अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार क्या करते थे, प्रकृति का जो एक जीवन काल रहता है, वो प्रकृति के निर्भर पर वो लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जंगलों पहाड़ों में रहा करते थे। अब हम बात करें जैसे उदाहरण के रूप में, तो संथाल, मुंडा, भील और गोंड, ये आदिवासी जनजाति थी। जो ये 4 जनजातियाँ थी जो आदिवासी लोग रहते थे। संथाल, मुंडा, भील, गोंड, ये 4 जनजातियाँ आदिवासियों की थी। अब ये आदिवासियों की जीविका क्या थी। ठीक है, ये अपनी जीविका कैसे, पालन पोषण कैसे करते थे और इनका जो एक संस्कार था वो कैसे रहता था। तो जैसे कि आदिवासियों का जो जीवन का जो मुख्य साधन था वो था इनका शिकार करना, मछली पकड़ना। ठीक है, यानी कि शिकार करते थे, जंगल में जो भी चीज़ें दिखती थी खाने योग्य, जीव जंतु जानवर जो भी होते थे उसका शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। ये लोग आदिवासी जो लोग थे, ये लोग मछली पकड़ते थे, उससे क्या उसको अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। और हाँ, एक चीज़ है कि वो लोग क्या करते थे, फल भी खाते थे, कंद भी खाते थे और लकड़ी इकट्ठा करके क्या करते थे, अपना जो शिकार करते, जो मछली पकड़ते थे, उसे लकड़ी इकट्ठा करके उसको जला के अपना भोजन पकाते थे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो आदिवासी लोग थे वो लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। ये चीज़ याद रखना कि कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आदिवासी लोग पशुपालन करते थे। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओ कि आदिवासी लोग कैसे पशुपालन करते थे, लेकिन आदिवासी जो लोग थे वो पशु का पालन करते थे, यानी पशुपालन करते रहते थे जंगली क्षेत्रों में। ठीक है, अब वो क्या, वो प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना उनकी ज़रूरत होती थी। ठीक है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में और जहाँ पे जंगलों में रहते थे वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, क्योंकि वो अपने ज़रूरतमंद के हिसाब से उस प्रकृति, उस पहाड़ी क्षेत्र को अपने ज़रूरतमंद के हिसाब से उस चीज़ को अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई करते थे। जैसे कि मान चलो कि 10, 15, 20 लोग आदिवासी आ गए, इकट्ठा हो गए,
तो वहीं पे वो अपना साफ़ सुथरा करके कहीं अपना रहने का, अपने खाने की व्यवस्था कर लेते थे। ज़्यादा पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, यानी कि प्रकृति से वो उतना ही लेते थे जितना उनके लिए ज़रूरी होता था। अब क्या आदिवासी लोग खेती करते थे? जाहिर सी बात, जब पशुपालन करते थे खेती भी करते थे, ठीक है। तो आदिवासी लोग जो थे वो खेती करते थे। किस चीज़ की खेती करते थे? झूम की खेती करते थे, ठीक है। झूम की खेती करते थे। ये क्या होती थी? ये स्थानांतरित खेती होती थी, ठीक है। यानी कि स्थान बदलते रहते थे, स्थानांतरित खेती होती। झूम की जो खेती होती, आदिवासी झूम की खेती करते थे। जंगल का एक भाग साफ करके खेती करते थे। जैसे कि जिस क्षेत्र में रहते थे वो अपने रहने योग्य जंगल को साफ कर लिया, और दूसरे क्षेत्र दूसरे साइड में जाके जहाँ जितना उनको खेती करना रहता था वो उस क्षेत्र को साफ सुथरा कर लेते थे। साफ सुथरा करके वहाँ पे अच्छी उपजाऊ मिट्टी बना के वहाँ पे वो लोग क्या करते थे? झूम की खेती करते थे आदिवासी लोग, ठीक है। झूम की खेती करते थे। जंगल का एक भाग साफ कर लेते थे। जंगल का क्या करते थे? एक भाग साफ कर लेते थे। कुछ साल बाद दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे कि साल 2 साल 3 साल उसी क्षेत्र में रहते थे, तो धीरे धीरे क्या करती थी, जो जंगल रहता है, तो जो प्रकृति रहती है, तो वो भाई जब रहने लगेंगे तो वहाँ पे जंगल नहीं रहेगा, स्वाभाविक चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ पे मनुष्य रहता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रभावित पड़ता है कि यहाँ पे साफ सफाई, यहाँ पे जंगल नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता था, वहाँ की चीज़ें जंगल धीरे धीरे से साफ होता गया। वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे शिकार भी करते थे, खेती भी करते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि साल 2 साल बाद अपना दर बदल देते थे। तो ये जो झूम की खेती होती थी ये स्थानांतरण खेती, यानी कि जब जगह बदलते थे तो क्या करते थे, जिस जगह जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ पर ये खेती का काम फिर करते थे। यानी ये नहीं कि यहाँ पर रहे वो खेती का उपजाऊ है फिर वो वहाँ से खेती करने आएंगे, ऐसा नहीं होता था। ये स्थानांतरण भी उन्हीं के आदिवासी लोगों के साथ होती रहती थी, ठीक है। कुछ साल बाद ये दूसरी जगह बदल देते थे, फिर वहाँ पे जाके अपना रहने योग्य ज़मीन को साफ़ सफाई करते थे, फिर खेती के लिए एक क्षेत्र को साफ़ सुथरा करके अपनी झूम की खेती करते थे, ठीक। अब ये क्या था? ये पर्यावरण के अनुकूल थी। जो झूम की खेती थी ये पर्यावरण के अनुकूल रहती थी, तभी ये लोग क्या करते थे? झूम की खेती करते थे, और ये ज़मीन को नुकसान नहीं पहुँचाती थी, ठीक है। ये झूम की खेती करते थे, ये क्या करती, ज़मीन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी कि हाँ आदिवासी लोग झूम की खेती करते हैं और ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था उसमें। वहीं पर रख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। अब आदिवासी समाज की जो विशेषताएं हैं, वो क्या थी, ठीक है। आदिवासी समाज की विशेषताएं, एक मिनट, अब बात करते हैं आदिवासी समाज की विशेषताएं, ठीक है। आदिवासी जो समाज की विशेषता है, उनके समाज में क्या होता था, बराबरी का दर्जा होता, तो कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं रहता था आदिवासियों में, क्योंकि वो लोग एकजुट और मिलजुल कर काम करते रहते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता था, ठीक है। तो आदिवासी समाज में क्या थी? समाज में एक बराबरी का दर्जा था। मुखिया का चुनाव होता था। जो आदिवासी लोग थे उसमें एक मुखिया का चुनाव होता था। तो उनकी जो एक रीत रिवाज जो उनका अपना, जैसे कि हम लोगों के बीच में मुखिया को चुनाव होता है, जो भी समस्या होती हैं, जो भी अपने रिलेटेड या गांव घर परिवार जो भी जैसी चीज़ें समस्या होती तो मुखिया के पास आदमी जाता है। वैसे आदिवासियों में क्या होता था, एक मुखिया चुना जाता था, मुखिया का आदिवासी लोग चुनाव करते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, महिलाएं और पुरुषों को बराबर काम मिलता था, यानी कि कोई भेदभाव नहीं था। आजकल तो लिंग भेदभाव वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन आदिवासी में कोई भेदभाव नहीं था कि मनुष्य का ये काम है, पुरुष का ये काम है, मनुष्य का ये काम है और महिलाओं का ये काम है। तो काम में कोई भेदभाव नहीं थी। जो काम महिलाएं करती तो वही काम पुरुष भी करते, जो काम पुरुष करते थे वही महिलाएं करती थी। तो इसमें काम में कोई भेदभाव नहीं रहता था, ठीक। जमीन जो थी वो सामूहिक मानी जाती थी, यानी कि जो ज़मीन थी वो सामूहिक मानी जाती थी। उस ज़मीन पर किसी एक का अधिकार नहीं रहता था कि ये ज़मीन हमारी है, ये मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं। वो जो ज़मीन रहती थी, जिस ज़मीन में झूम की खेती करते थे, वो ज़मीन एक सामूहिक ज़मीन होती थी जिस पर सबका अधिकार होता था खेती करने का। अब हम बात करते हैं कि दीकू कौन थे। जो दीकू थे ये कौन थे, ठीक है, इनका क्या महत्व रहा। दीकू जो थे एक आदिवासी बाहरी लोगों, ठीक है, दीकू कौन थे।
दीकू वो थे जो आदिवासी, इन बाहरी लोगों को क्या, आदिवासी के जो अंदर आते थे रहते थे उनको क्या कहा था, दीकू कहते थे। अब इनमें शामिल क्या था दीकू, जिसे कि दीकू जमींदार, साहूकार, ठेकेदार और अंग्रेज अधिकारी। ये जो जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, अंग्रेज अधिकारी, ये लोग क्या हैं, ये दीकू कहलाते थे, क्योंकि ये बाहरी लोग थे, ये आदिवासियों के हिस्सा नहीं थे, ये बाहरी लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे, दीकू कहलाते थे। ठीक, ये लोग आदिवासियों का क्या करते थे, शोषण करते थे। ये लोग आदिवासियों का शोषण करते थे। कौन कौन शोषण करता था, जमींदार शोषण करता था, साहूकार करता था, ठेकेदार करता था, और अंग्रेज जी अधिकारी लोग आदिवासियों का शोषण करते थे। ठीक है, अब अंग्रेजों की नीतियों और जंगल पर प्रभाव। अब देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई थी उस पर आदिवासियों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे उनको उनका जो एक आदिवासी जो परंपरा थी, कैसे उसको उन अंग्रेजों ने उसको विचलित किया, कैसे परेशान किए, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों की नीतियों से क्या दिक्कत हुई। ठीक है, अब जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अभी हमने पढ़ा था क्या, जो जंगल की जो प्रॉपर्टी, जो ज़मीन थी, वो किसी आदिवासी की नहीं होती थी, वो सामूहिक होती थी। लेकिन अब अंग्रेज ने यहाँ पे पॉलिसी चेंज की। ठीक, अब अंग्रेज ने क्या किया, जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, यानी कि जो जंगल की जो ज़मीन थी वो एक सरकारी संपत्ति होगी, किसी एक का अधिकार हो गया। जब किसी एक का अधिकार हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात, आदिवासी लोगों को कौन रहने देगा, कौन खेती करने देगा, वो अपनी जमींदारी दिखाएगा, वहाँ पे वो अपना अधिकार दिखाएगा। ठीक है, अब आदिवासियों को जंगल में जाने पर रोक लगा दी, किसने, अंग्रेजी शासन ने। ठीक है, अब यहाँ पे झूम की खेती पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ज़मीन सरकार की हो गई, कानून सरकार का हो गया। किस सरकार का, अंग्रेजी सरकार का। ठीक, झूम की खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो अब आदिवासियों को समस्याओं का सामना करना चालू होगा। ठीक, इससे क्या हुआ, आदिवासियों की आजीविका छिन गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, आदिवासियों की जीविका छिन गई, उनको हर चीज़ की अब क्या हुआ, परेशानी उठानी पड़ने लगी। ठीक, अब आदिवासियों की क्या क्या परेशानियां थी। ठीक है, आदिवासियों की क्या क्या परेशानी थी, यानी कि सबसे पहले ज़मीन छीन गई, जिससे उनकी जो पालन पोषण, जो भोजन की उनका प्रावधान था वो छिन गया। ठीक है, भारी कर लगाने लगे, कौन, अंग्रेज लोगों ने भारी कर लगाने लगे। साहूकारों का कर्ज बढ़ गया, मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ा। भाई हर चीज़ से तो उनको मजबूर करने को कोशिश करने लगे अंग्रेज लोगों ने। ज़मीन छीना, सरकारी ज़मीन संपत्ति कर दिया, झूम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, कर लगा दिया। तो आदिवासियों को क्या हुआ, मजबूरन उनको क्या करना, मजदूरी करना स्टार्ट करना पड़ा। तो अंग्रेजी शासन जैसे से बढ़ता गया, आदिवासियों को और भी अपनी समस्याएं जो थी उनका सामना करना चालू हुआ। ठीक, अब आदिवासी अपने ही क्षेत्र में पराये हो गए। भाई जब राजनीतिक के रूप में देखें, अगर अंग्रेजी शासन से जो जंगल थे, जो सरकारी जो ज़मीन क्षेत्र थे वो सरकारी हो गए, उन पर कर लगा दिया गया, ज़मीन खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आदिवासियों को क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यानी कि आदिवासी अपने ही क्षेत्र में क्या हो गए, पराये बन गए, उनका कोई अधिकार नहीं रह गया, सब समाप्त हो गया, वो सब अंग्रेजी शासन में चला गया। उनकी दिनचर्या खत्म हो गई, उनका जो पालन पोषण, उनका जो एक क्षेत्र था जंगल पहाड़ी क्षेत्र, वो सब खत्म हो गया, उनसे अधिकार छीन लिया गया। तो ये यहाँ पे समस्या उठानी पड़ी। अब यहाँ पे एक जन्म हुआ किसका, बिरसा मुंडा का। यहाँ पर एक किसका जन्म हुआ, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं कि बिरसा मुंडा कौन था। ये आदिवासियों के हित में थे, ये खिलाफ थे, ये अंग्रेजों का साथ देते थे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। आदिवासी यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1875 में। वे मुंडा जनजाति से थे। जो बिरसा थे वो किस जनजाति थे, मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, आदिवासियों को एकजुट किया, यानी कि आदिवासियों के सपोर्ट में खड़े हुए, कौन, बिरसा मुंडा ने। ठीक, इन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया। भाई एकजुट किया, तो एकजुट करने पे उससे चीज़ें पता चलती हैं कि क्या परेशानी है, किस चीज़ से किस परेशानियों से सामना करना पड़ रहा, कौन कौन से परेशानियां झेल रहे हैं आदिवासी लोग। तो बिरसा मुंडा ने एक अपनी राजनीति के अपने एक समस्याओं को समाधान के रूप में आदिवासियों को एकजुट किया कि इनकी हम समस्याओं का समाधान करते हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, अब बिरसा ने आदिवासियों को क्या किया, अपनी संस्कृति बचाने का संदेश दिया, यानी कि
एकजुट किया। तो बिरसा मुंडा ने एकजुट करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपना जो एक आदिवासी जो प्रचलन है, जो आपका रहने खाने का, जो अपने खेती करने का है, उन सब चीज़ों को अगर आपको बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अब अंग्रेज़ों और दीकुओं के खिलाफ जागरूक हो गया। यानी कि जो अंग्रेज और दीकुओं थे, यानी दीकू वही जमींदार, ठेकेदार और यही सब लोग थे, तो इनके खिलाफ क्या हुआ, जागरूक करना स्टार्ट कर दिया। किसने? बिरसा मुंडा ने। ठीक है। अब बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो काफ़ी प्रभाव, इससे उल गुलान महान विद्रोह कहा जाता था। ठीक, इसे उल गुलान महान विद्रोह कहा जाता था। अब इसका उद्देश्य था कि ज़मीन को वापस पाना, आदिवासी शासन स्थापित करना, क्योंकि देखा जाए ज़मीन ही छीनी थी आदिवासियों की, ज़मीन छीन गई, उनका अधिकार खत्म हो गया, उनको खेती करने के लिए, उनको रहने के लिए मना कर दिया। तो ज़मीन वापस पाना और आदिवासियों शासन स्थापित करना, ये बिरसा मुंडा एक आंदोलन स्थापित किया। ये आंदोलन में आदिवासी लोगों को जागरूकता के रूप में सारी चीज़ें फैलाना चालू किया। अब बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग क्या 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 भगवान मानने लगे। जो बिरसा मुंडा लोग थे वो, जो बिरसा मुंडा था उसको आदिवासी लोग जो थे वो भगवान माने। जाहिर सी बात, अगर आदिवासियों कोई किसी का भी सपोर्ट करेगा, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, तो हर कोई उसका सम्मान करेगा। तो जब बिरसा मुंडा ने ज़मीन वापस पाना, आदिवासियों शासन स्थापित करना, इनके खिलाफ विद्रोह जब चालू किया अंग्रेजों के खिलाफ और दीकुओं के, तो आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगे। अब बिरसा मुंडा का जो दमन था वो कहाँ तक था। ठीक, अब बिरसा मुंडा का जो दमन था वो अंग्रेजों ने आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। ठीक है। अब 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1875 में। ठीक है, 1875 में जन्म। ठीक, और 1900 में मृत्यु। कितने साल जीवित थे? केवल 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष। ठीक, ये 25 वर्ष जो बिरसा मुंडा का था, ये आदिवासियों का एक सम्मान और आदिवासियों का अधिकार दिलाने में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि 25 साल की उम्र तक उन्होंने आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आंदोलन का प्रभाव बना रहा है, आदिवासी की जो चेतना हुई वो जागृत होती गई। अब इससे क्या हुआ, आदिवासियों का विद्रोह का महत्व जब हुआ तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, आगे चलकर आदिवासी अधिकारों की नींव पड़ी। जब विद्रोह स्थापित किया तो आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ क्या किया, आवाज़ उठाना चालू किया, अपनी पहचान बचाने की कोशिश की कि हम आदिवासी, हमारी क्या परंपरा, हमारा क्या नैतिक जीवन है, हमारा क्या जीवन अधिकार है। तो उस अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की। अब आगे चलकर आदिवासियों ने अधिकारों की अपनी नींव डालना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं कि स्वर्ण युग की कल्पना। स्वर्ण युग की कल्पना कैसे हुई। जैसे कि आदिवासी मानते थे कि पहले का समय स्वर्ण युग था, पहले का जो समय था वो स्वर्ण युग था, तब शोषण नहीं होता था, सब बराबर रहते थे। यानी कि जो आदिवासी को कहना था जो पहले का समय था वो स्वर्ण युग था, यानी वहाँ पे कोई ऊंच नीच भेदभाव, कोई शोषण नहीं होता था। तो ये वहाँ पर जो स्वर्ण युग था ये सब बराबरी का दर्जा मिलता था। ठीक है, बराबरी का दर्जा, वे उसी पुराने समय को क्या वापस लाना चाहते थे। स्वर्ण युग, आदिवासी जो लोग थे वो स्वर्ण युग की कल्पना करते थे और वो उसी स्वर्ण युग को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कोई अधिकार छेद, कोई कुछ नहीं। वो अपनी पुरानी जो उनकी दिनचर्या, उनकी जो पुरानी जीवन शैली थी, जो पुराना उनका अधिकार था, वो उसी अधिकार में आदिवासी लोग जीना चाहते थे। इसके खिलाफ उन्होंने बिरसा मुंडा के साथ मिलकर विद्रोह चालू किया। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का समाधान भी मिला। ठीक, अब अंग्रेजी शासन की आलोचना स्टार्ट कर दी। किसने? आदिवासी लोगों ने। जब अंग्रेजी शासन की आलोचना से अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वो आदिवासी लोगों ने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ हुए, क्योंकि अंग्रेज की जो नीतियाँ थी वो आदिवासियों का शोषण करते थे। ठीक, अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी आदिवासियों ने उनसे क्या किया, विरोध स्टार्ट कर दिया। जंगल कानूनों ने उनका जीवन नष्ट कर दिया, यानी कि जंगल के जो कानून थे वो उनसे अंग्रेजों ने जब कानून लगाया तो उनसे क्या हुआ, आदिवासियों का जीवन जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका।
कोई उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनके सारे अधिकार जो थे अंग्रेजी नीतियों ने छीन लिए आदिवासियों को। अब विकास केवल अंग्रेजों के लिए था, जो विकास था वो केवल और अंग्रेजों के लिए था। अब आदिवासी समाज सरल और प्रकृति से जुड़ा था। दीको अंग्रेज नीतियों ने ने उसे तोड़ा। दो लोगों ने, यानी अंग्रेजी जो नीतियां दीको, जो जमींदारी, ठेकेदारी, इन लोगों ने क्या किया, आदिवासियों को तोड़ा। आदिवासी लोगों को तोड़ा। ठीक। आदिवासी विद्रोह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जो आदिवासी विद्रोह था वो आत्मसम्मान, यानी कि अपना आत्मसम्मान बचाने की एक लड़ाई थी। ठीक है। तो फाइनली जो हमारा टॉपिक था आदिवासी लोगों से रिलेटेड था, आदिवासी और दीको स्वरयोग की क्या कल्पना। तो ये जो चार चीज़ें थी, ये बहुत अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि आदिवासी क्या थे, उनके क्या अधिकार थे, उनका कौन शोषण किया, उनका कौन अधिकार छीना। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो क्लास NCERT 8 की जो हिस्ट्री की थी उसी का टॉपिक था, अध्याय नंबर 4। तो ये आज का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा। अगर किसी भी चीज़ की कमी या कोई गलती होती तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।